नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी ऐसे छात्र हैं क्लास लेने आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी आपको है तो मुझे बता दीजिए, अन्यथा की स्थिति में इस क्लास को प्रारंभ किया जाना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाते हुए हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे सनी भाई कह रहे हैं कि सर हमें यूपीएससी करना है, हमें कुछ सजेस्ट कीजिए। बच्चे, आपको पता है कि ये यूपीएससी का बैच नहीं है। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं आपको कुछ सजेस्ट किया जाए तो जरूर करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिए बेसिक फंडामेंटल चीजों पर, आपको पता होना चाहिए आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान रखिए। जब आप स्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान रखेंगे उसके बाद ही आप अपने आप को उस डेप्थ में ले जा पाएंगे जहां से यूपीएससी आपको नजर आएगा। क्लियर होना वो मेहनत के ऊपर निर्भर है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सर कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि मैं यहाँ अवेलेबल था नहीं। ठीक है, चलो। सत श्री अकाल। काजल का ऐसा कहना है, वो कहती भाई कि की कहती भाई कि सर असी पंजाब तो हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? मरून नीला काला, मरून नीला और काला। ओके, मरून नीला और काला। ओके, परफेक्ट। ठीक है। ओके, जो जो बातें आपकी आ चुकी हैं इसी के आधार पर हम चीजों को प्रारंभ कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपका कौन सा सिलेबस हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो जहां तक बातें आ चुकी थी उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। जहां तक आगे बातें आ चुकी थी उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका टॉपिक था, संविधान की संरचना। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? यही तो टॉपिक आपका चल रहा था। ब्लैक बैकग्राउंड आपकी डिमांड के ऊपर ही मैंने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड इसका कर लिया था। ठीक है, चलिए। अब यहां पर हम बात कर रहे थे संपूर्ण तौर पर इस मामले में, और केशवानंद भारती के केस में कई सारे स्टेटमेंट और भी दिए गए थे, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कृपया करके लिख लीजिए, संविधान की मूल संरचना क्या होती है। ठीक है, संविधान की मूल संरचना क्या होती है। बैकग्राउंड का कलर एक बार बता दीजिए, क्या कलर रखें? आज कोई नया कलर ट्राई करके देखें क्या? जैसे ये है, नहीं मजा नहीं आया। जैसे ये है, ये कुछ अजीब सा हो जा रहा है कलर। नहीं नहीं नहीं, वही कलर ठीक है फिर। या ये कलर हुआ, बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है तो पिंक हो जाएगा फिर। यही कलर बढ़िया लग रहा है मुझे तो कहीं ना कहीं। हेडिंग डाल लीजिए। जो केस था उस केस के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। जो केस था इसके बारे में, केशवानंद भारती के मामले में एक बात कही गई थी, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, चलिए। हेडिंग डाल लीजिए, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कुछ बातें निकलकर क्लियर सामने आती हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो क्या है हेडिंग, दोबारा देख लीजिए। फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। ओके, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि संविधान की मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना, मूल संरचना, मूल संरचना, इसका हम जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं। जो इसकी फंडामेंटल फॉर्म होती है उसके जिक्र हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है सर, बताइए इसकी मूल संरचना कैसे काम करती है। दरअसल ये कौन सा केस है सर? दिस इज केस ऑफ केशवानंद भारती केस 1973। दिस इज केशवानंद भारती केस 1973। तभी है हमें देखने को मिला था केशवानंद वर्सेस केरल राष्ट्रवाद वर्सेस केरल। केस कब का है? 1973 का है। इसी में ये स्ट्रक्चर निकल कर आता है, केशवानंद वर्सेस केरला। केशवानंद वर्सेस केरला, केरला सर, 1973। केस में दो तीन बातें कही जाती हैं। सबसे पहले कि भाई जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का मूल भाग भी है और संविधान का जो है मूल भाग भी है और मूल आत्मा भी। कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग भी है। प्रस्तावना संविधान का मूल भाग भी है। मूल भाग तो है ही, फंडामेंटल पार्ट तो है ही बाबू, और फंडामेंटल मूल भाग के साथ साथ वह संविधान की मूल आत्मा भी है। कह रहे हैं कि मूल भाग है ही, साथ में मूल आत्मा भी है।
They just simply said this is fundamental soul and fundamental part. तो fundamental part and fundamental soul. मेंटल पार्ट तो है ही, एंड क्लियर करा जाता है कि भैया जी यह फंडामेंटल सोल भी है, फंडामेंटल सोल भी है। अब इन दोनों बातों का मतलब समझना, ये बात तो चलो पहले भी हमारे सामने आ चुकी है कि फंडामेंटल सोल है। इसमें एक बहुत बढ़िया जो है आपको चीज देखने को मिलती है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, दिस इज मूल भाग। ये मूल भाग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, संविधान का मूल भाग होना। ये अब से पहले कभी नहीं कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है। पहली बार इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाव है, मूल भाग है। इसका मतलब क्या है कि देखो दीपक, अरे भाई लाइव है, मेरी बात सुनो, मैं थका हुआ बिल्कुल नहीं हूं, बात को समझो सतवंत। पहले मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, मूल भाग है। अब संविधान का मूल भाग होने का मतलब है कि इसके अंतर्गत परिवर्तन संभव है, राइट। मूल भाग होने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि इसके अंदर परिवर्तन संभव है, संशोधन किया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ, इसकी मीनिंग सिर्फ इतनी है कि अगर हम इसको मूल भाग बता रहे हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन संभव है, इसके अंदर परिवर्तन, इसमें परिवर्तन या कह सकते हैं संशोधन संभव है, परिवर्तन या कह सकते हैं संशोधन संभव है, संशोधन संभव है। वी आर जस्ट स्टेटिंग कि इसके अंदर अमेंडमेंट, इसके अंदर अमेंडमेंट या इसके अंदर कोई भी चेंज पॉसिबल है। अमेंडमेंट इज पॉसिबल, अमेंडमेंट इज पॉसिबल। क्यों है ऐसा, क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 368 जो संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि भैया अगर आपको कोई भी संशोधन करना है तो वो केवल संविधान के पार्ट में ही हो सकता है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। कोई समस्या मुझे नहीं है कि यहां पर आपको कुछ ना समझ में आया हो, ठीक है सर। अब सर अच्छा ये बात तो चलो आपने बता दी, लेकिन संविधान की मूल आत्मा होता है, इस बात से क्या तात्पर्य है कि अगर वो कहता है कि संविधान की मूल आत्मा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संविधान का सारांश जो है, इसका मतलब है कि संविधान की आत्मा होने का मतलब है कि संविधान इसके बिना पूर्ण है और ये संविधान के बिना पूर्ण है। इसका मतलब है संविधान और प्रस्तावना एक दूसरे की पूरक है, इसका मतलब है कि ये आत्मा है। इसका मतलब क्या, देखो मैं कहता हूं ना, दो जिस्म एक जान, क्या ऐसा होता है, संभव नहीं। एक जिस्म तो उसमें एक जान, दो जिस्म तो उसमें दो जान, दो जिस्म एक जान, ये फालतू फर्जी की बात है, राइट। तो इसमें आप ये समझिए कि एक व्यक्ति तभी तक जीवित है जब तक उसके शरीर में आत्मा है। तो संविधान तभी तक जीवित है जब तक उसमें प्रस्तावना है, प्रस्तावना तभी तक जीवित है जब तक उसमें संविधान है। बगैर संविधान के प्रस्तावना नहीं हो सकती, बगैर प्रस्तावना के संविधान नहीं हो सकता। यही मतलब है कि संविधान इसकी मूलात्मा है। मूलात्मा होने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्लियर है कि संविधान और प्रस्तावना एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। प्रस्तावना और संविधान एक दूसरे के पूरक हैं, प्रस्तावना व संविधान एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, पूरक हैं, पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन are complementary. Constitution is complementary. Is complementary. कि भैया जी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, याद रखना। पूरक है, पूरक। क्या आपको ये बात समझ में आई, जी हाँ। ठीक है, याद रखना, ओके, ठीक है। अच्छा फिर इसमें क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि परिवर्तन संभव है, तो क्या प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है, ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आएगा कि प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है या नहीं है, राइट, जी हाँ। तो इस बात को यहां क्लियर किया जाता है, केशवानंद भारती के केस में एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको मैं यहां क्लैरिफाई करूंगा। हम प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते जो उसके मूल भाव को या मूल संरचना को बिगाड़ दे। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है, प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है,
प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है, परंतु परंतु ऐसा संशोधन नहीं होगा, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा। प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है, परंतु ऐसा संशोधन नहीं होगा जो उसकी मूल संरचना बिगाड़ दे। ऐसा संशोधन संभव नहीं है, ऐसा संशोधन संभव नहीं है, नहीं है जो मूल संरचना बिगाड़ दे, जो मूल संरचना बिगाड़ दे, ना बिगाड़े। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट दे दैट अल्टर फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अमेंडमेंट अमेंडमेंट दैट अल्टर amendment that alterates fundamental structure, mental structure, amendment that alterates fundamental structure is not valid। ये स्टेटमेंट कब दिया जाता है बच्चे? ये इसी केस में दिया गया था, केशवानंद भारती के केस में। ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, सबसे बड़ा केस है ये। ठीक है, इट हैव 13 जजेस बेंच, 13 जजों की बेंच बैठी थी, 13 जजेस बेंच इसमें बैठी है, 13 जज बेंच इसमें बैठी है, जज बेंच इसमें बैठी है। सबसे बड़ी बेंच जो किसी केस में बैठी है दैट इज हियर, 13 जजेस बेंच इसमें बैठी है। मूल संरचना क्या होती है? संविधान की मूल संरचना का मतलब क्या है समझिए। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य समझिए। संविधान की मूल संरचना का मतलब होता है जो संविधान का मूल भाव है, संविधान की मूल भाव ही संविधान की मूल संरचना है। ठीक है, प्रारंभिक संविधान का मूल भाव, प्रारंभिक संविधान का मूल भाव, प्रारंभिक संविधान का मूल भाव ही इसकी मूल संरचना है। संविधान का मूल भाव, इसका जो मूल भाव है, ठीक है, मूल आदर्श है, इसको बोलेंगे इनिशियल आइडल्स ऑफ, इनिशियल आइडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनिशियल आइडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनिशियल आइडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रारंभिक संविधान का जो मूल भाव है, इसके जो आइडल्स हैं वही इसकी मूल संरचना है। कहने की बात क्या है? जैसे संविधान के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। जैसे संविधान के अंदर एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी हुई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आप सभी बराबर होंगे, समानताएं हैं हमारे पास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हम समान रहेंगे। तो मैं ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता, कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आए। बात समझ में आई? जैसे मान के चलिए संविधान में कोई भी एक टर्म लिखा हुआ है, लेट सपोज वी टेक एन एग्जांपल। जैसे संविधान का भाग 17 आपको देखने को मिलता है, सॉरी संविधान का आर्टिकल 17 आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत। ये बोलता है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, इसमें लिखा हुआ है छुआछूत का अंत। इसका मतलब क्या हुआ? एबोल्यूशन ऑफ या एराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑफ अनटचेबिलिटी, टचएबिलिटी, कि भाई छुआछूत जो होता है वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो अमेंडमेंट बताता हूं। एक अमेंडमेंट तो ये है, पहला संशोधन ये है, संशोधन पहला। एक संशोधन संविधान में कोई करना चाहती है सरकार, सरकार कहती है। एक संशोधन दूसरा है। अब आपको बताना है कौन सा संशोधन संभव है, कौन सा नहीं है। पहला संशोधन मैंने करा, इसमें मैंने कहा कि किसी स्थान पर कुछ है। जैसे मान के चलते हैं, हम इसमें एक एक्ट पारित कर देते हैं कि किसी भी मंदिर के अंदर, या मंदिर में तो चलो वो धार्मिक हो जाएगा, हम क्या कर देते हैं, स्कूलों में या पुस्तकों के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम एक कोई ऐसे लॉ कर दें कि बुक्स, किताबों को स्पर्श केवल 16 प्लस एज ही कर सकती है, 16 प्लस ईयर्स के लोग करेंगे।
ठीक है, पहला एक तो यह है। संशोधन एक और हमने किया, वो संशोधन क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि जातिगत आधार पर छुआछूत रद्द होगा। जातिगत आधार पर छुआछूत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रोकेंगे। कौन सा, इसमें से जो अमेंडमेंट है वो संभव है। ठीक है, चलिए। पलक पांडे कह रही है उनके पेज पे जगह नहीं है, क्या वो आगे पेज पे लिख सकते हैं? वाह पलक, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ वही लिख सकते हैं। अब इसमें से बताइए कौन सा इसमें से ऐसा अमेंडमेंट होगा जो संभव है। ठीक है सर, जस्ट नॉलेज पर्पसेस, क्या ऐसा कोई आर्टिकल को चेंज या डिलीट किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। मतलब सकारात्मक, अबे सकारात्मक की बात नहीं है, मतलब हमारा कहने का मतलब हमें छुआछूत का अंत करना है। हमें क्या करना है, हमें छुआछूत का अंत करना है। अगर किताबों को स्पर्श केवल 16 से अधिक लोग कर सकेंगे तो कहीं ना कहीं ये छुआछूत को बढ़ावा देने वाली बात हुई कि जो 16 साल से कम है वो उसको टच नहीं कर पाएंगे। जबकि संविधान का मूल भाव क्या कहता है कि छुआछूत का अंत होगा। तो ये जो आर्टिकल, ये जो संशोधन है पहले नंबर का, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी फंडामेंटल जो फॉर्म है शुरुआत में संविधान में बना हुआ है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो संभव नहीं है। संभव कौन सा होगा, केवल दूसरा संशोधन ही संभव है, क्योंकि यह छुआछूत के अंत के बारे में ही बात कर रहा है। छुआछूत को रोकने की ही बात की जा रही है। ये एक पॉइंट होता है, मेरे ख्याल से आपको दिमाग में आ गया होगा कि क्या बात है, कैसे है। ठीक है, आई बात दिमाग में, सब बात। और अब बात आ गई ना भाई, बहुत बड़ी है। तो आर्टिकल 15 में क्या है बाबू, 14 में क्या है? 15 तो चलो मैं बता दूंगा, 14 में क्या है नहीं पता? आगे बताऊंगा ना। कैसी बात करते हो तुम। ठीक है चलिए, ये एक एग्जांपल मैंने यहां दिया था, जो समझाने के पर्पज से ये दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे ये क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना को समझने की कोशिश करते हैं, दो भाषाओं में आपको देखने को मिलती है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, मैं दोनों ही इमेजेस को लगा लेता हूं। ठीक है, दोनों ही इमेजेस को एक बार मैं इंसर्ट कर लेता हूं। यहीं से आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए, ये जो हमारी प्रस्तावना है ये अंग्रेजी भाषा में, ये याद होनी चाहिए प्रस्तावना। ठीक है, याद कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, चलो अगर याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। यह आपको प्रस्तावना देखने को मिल रही है हमारी। तो दो प्रस्तावना है, एक अंग्रेजी भाषा की, एक हिंदी भाषा की है। यह हिंदी भाषा की है, अंग्रेजी भाषा की। ये हमारी प्रियम्बल है। दिस इज आर प्रियम्बल, दिस इज आर प्रियम्बल। ठीक है, ये हमारी प्रियम्बल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संपूर्ण संविधान सभा के द्वारा इसको आत्मर्पित किया जाता है। ठीक है, चलिए। सेम चीज अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है वो अंग्रेजी भाषा में भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप इन दोनों ही बातों से तात्पर्य रखते होंगे और समझ पाते होंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित सबसे पहले आता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है, तो बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेखीकरण किया गया है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय है वो कितने प्रकार का है। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, ये ओरिजिनल कॉपी है, हाँ ये ओरिजिनल कॉपी है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय उल्लेखित है? तीन प्रकार का न्याय उल्लेखित है। तीन प्रकार का न्याय है, न्याय है, उल्लेखित है, उल्लेखित है। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ जस्टिस इज डिस्क्राइब्ड इन प्रियम्बल। थ्री टाइप ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन
described in preamble। प्रियम्बल में जो न्याय दर्शाया गया है वो कितने प्रकार का है बच्चे? 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है। बात करते हैं सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और तीसरे प्रकार का होता है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। राजनीतिक। अब तीनों ही प्रकार में समझिए किस प्रकार से है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक तरीके से न्याय सभी को दिया जाएगा, सामाजिक प्रकार से न्याय सभी को मिलेगा, आर्थिक प्रकार का न्याय भी सभी को मिलेगा, और इसके अलावा जो राजनीतिक प्रकार है वो भी सभी को प्राप्त होगा, एक भी सभी को प्राप्त होगा। ये इस प्रकार से 3 तरीके से उल्लेखित है। आप समझ पाए? शाबाश। यह है वो है 3 प्रकार का न्याय। ये वैसे तो हमने रशिया से लिया था, इसको हमने आर्टिकल 38 में भी बताया है, पर जरूरी है यहां पर इसका होना। ठीक है, बात को समझिए। सवाल आएगा कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार का उल्लेखीकरण है। अगर हम न्याय की बात करते हैं तो 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। राइट, दैट इज वेरी परफेक्ट। पूछा जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है वो समझिए। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई? स्वतंत्रता 5 प्रकार की इसको बोलते हैं लिबर्टी। 5 टाइप ऑफ लिबर्टी, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। फाइव टाइप्स ऑफ लिबर्टी आपको यहां देखने को मिल जाती है। और ये 5 टाइप्स की जो लिबर्टी आपको देखने को मिल जाती है वो कौन सी मिल जाती है? सबसे पहले विचार। सेकंड आपको देखने को मिल जाती है अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट इसको लिख लेंगे। विचार का मतलब होता है थॉट्स। विचार का मतलब क्या होता है बच्चे? थॉट्स आपको देखने को मिलता है। विचार यानी आपको जितने भी हमारे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट बोल देंगे इसको, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ आप बोल देंगे। थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, तो दैट इज थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन, या इसको फेथ बोल सकते हैं। धर्म की जगह फेथ बोल सकते हैं, रिलीजन की जगह इसके लिए टर्म हो जाता है फेथ एंड वर्शिप। ये मेरे भाई इसके अंदर यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। फिर आप रुक रहे हैं, मैं कभी नहीं रुका। नदी की तरह बहा हूं मैं, हवा की तरह गहा हूं मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी झुका नहीं। हाँ क्या बात है, अद्भुत। अभी क्लास अटेंड किया है, वेरी गुड, दैट्स परफेक्ट माय बॉय। आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, आप समझिएगा समानता कितने प्रकार की है। समानता का जिक्र कितने प्रकार का है? देखिए, इसके अंदर प्रतिष्ठा की समानता आपकी दी गई है, प्रतिष्ठा की समानता दी गई है, और अवसर की समानता की जो है आप कह सकते हैं समानता दी गई है। समता कितने प्रकार की दी गई? समता या समानता कितने प्रकार की है? समानता। इक्वालिटी कितने प्रकार की है? इक्वालिटी कितने प्रकार की है? इक्वालिटी कितने प्रकार की है बताइए सर। यह है, एक तो है अवसर की समानता, और दूसरी है आपकी प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता इसमें दी गई है। प्रतिष्ठा को बेसिकली क्या बोला जाएगा? प्रतिष्ठा, सो दैट इज स्टेटस। स्टेटस की अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी आपको देखने को मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इसके अंदर बताई गई है समानता। ठीक है, चलिए नोट करिए बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले वी आर रेडी।
विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले वी आर रेडी। बिना किसी परेशानी के हम तैयार हैं। बिलीफ की जगह ट्रस्ट भी होगा ना, बिलीफ की जगह ट्रस्ट भी होगा। विश्वास के लिए बिलीफ टर्म अच्छा होता है, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा। विश्वास और भरोसे में फर्क है, ठीक है। चलो, भरोसा किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होता है, विश्वास किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, ठीक है। ये एक बड़ी बात है, शब्दों का खेल है प्यारे। क्या आप तैयार हैं इसके आगे? बहुत बढ़िया। अब एक बंधुता का इसमें जिक्र किया गया है। किस प्रकार की बंधुता का जिक्र किया गया है, सवाल पेपर में आएगा, आप लिखिएगा। बिलीव लिख ले, बिलीफ को बिलीव नहीं बिलीफ ही लिखा जाएगा बॉय, ठीक है। आगे लिखें। आगे हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार की बंधुता का जिक्र किया गया है। आपके एग्जाम में एक सवाल आया था, प्रस्तावना में किस प्रकार की बंधुता का जिक्र है, प्रस्तावना में किस बंधुता का जिक्र है, ठीक है। में बंधुता का जिक्र है, बंधुता का जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में बंधुता का जिक्र किया गया है। फ्रैटर्निटी इज डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रैटर्निटी को संविधान के अंदर उल्लेखित किया गया है, फ्रैटर्निटी को डिस्क्राइब किया गया है। तो पूछा जाता है कि यह जो बंधुता यहां पर डिस्क्राइब की गई है, इसका टाइप क्या है, इसका प्रकार क्या है। तो बात को समझिएगा, यह किस लिए है सर, यह आपको याद रखना है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने की बंधुता है। व्यक्ति की गरिमा और किसके लिए है भैया, क्या अश्योर करती है फ्रेटर्निटी, दिस अश्योर डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन, डिग्निटी ऑफ पर्सन और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ग्रिटी ऑफ नेशन। कि आपको जो भाईचारा बना के रखना है, जो बंधुता यानी भाईचारा बना के रखना है, उस भाईचारे की वजह से डिग्निटी ऑफ ए पर्सन मेंटेन होनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ ए पर्सन का मतलब क्या हुआ, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन का मतलब क्या हुआ, इसको बेसिकली बोला जाएगा व्यक्ति की गरिमा हमें बना के रखनी है, व्यक्ति की गरिमा हमें बना के रखनी है, गरिमा हमें बना के रखनी है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, देश की एकता अखंडता भी हमें बना के रखनी है, देश की एकता अखंडता, एकता अखंडता भी हमें बनाकर रखनी है, अखंडता भी हमें बनाकर रखनी है। तो ये हमें मेंटेन यहां पर करना होता है, ठीक है। चलिए, दैट इज वेरी परफेक्ट। बस इतना ही जिक्र आपको यहां देखने को मिलता। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंडियन प्रेम्बल। भारत की प्रस्तावना में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द के शब्दावली। क्या आप तैयार हैं शब्दावली के लिए? उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो तथ्य होंगे उनकी बात कर लेंगे। जलवा कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया लग रहा है? शाबाश, बड़ा बढ़िया लगा आपको यहाँ देखकर, ठीक है। ये मत सोचना कि सर इतना शांत क्यों है, देखिए आपके लिए जितना आवश्यक है उतना ही यहाँ पर मैं शांत हूँ। ओके, आई एम काम अकॉर्डिंग टू यू बॉय, अकॉर्डिंग टू यू। प्रणाम बच्चे, प्रणाम। आगे बढ़े क्या आप इसको समझ पाए? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा या मिलेगा उसका प्रिंट लेना होगा? आपके ऊपर निर्भर है, प्रिंट लेना चाहे प्रिंट ले लेना, जैसा आप करना चाहे वैसे कर लेना, ठीक है। चलो, अब यहां पर देखो, इसमें रिलेटेड कुछ शब्दावली होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो उस शब्दावली की हम बात करते हैं, कौन कौन सी शब्दावली आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख शब्दावली। इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंडियन प्रेम्बल, इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंडियन प्रेम्बल। शब्दावली, प्रमुख शब्दावली, इंपोर्टेंट टर्म्स, इंपोर्टेंट टर्म्स।
प्रमुख शब्दावली हम देखते हैं इसकी। क्या देखते हैं? प्रमुख शब्दावली देखते हैं। शब्दावली हम देखते हैं। सबसे पहली शब्दावली में आपको देखने को मिलता है एक शब्द कि भाई इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से शब्द होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से। अरे हेमंत बाबू, आज तक मेरी क्लास में कभी कोई ब्लॉक नहीं हुआ, ये बात मैं आपको कितनी बार बताऊं। कोई भी आज तक मेरी क्लास में ब्लॉक कभी नहीं हुआ है। इवन आप कुछ भी कहें, आप ब्लॉक नहीं होंगे। बात को समझिए। आपको एक टर्म देखने को मिलता है पंथ निरपेक्ष, ये तो चलो बाद में लिखेंगे। इसको आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द देखने को मिलता है। ये कहां है? अगर मैं आपको प्रियम्बल के बारे में जूम करके दिखाऊं प्रियम्बल को, तो आपको एक टर्म देखने को मिलता है मेरे भाई, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है सॉवरेन। सॉवरेन इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसकी हम चर्चा करेंगे, बात को समझिए। तो अगर पूछा जा रहा है कि प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होगा? SOVEREIGN, सॉवरेन। इसका मतलब क्या होगा वो हम देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा देश, कोई भी ऐसा देश जो अपनी निजी मुद्दों पर, जो अपने निजी मुद्दों पर कोई भी डिसीजन, निर्णय ले सकता है, पर बाहरी मुद्दों पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने बताया, इसको बड़े ध्यान से इसमें आप लिखना, बड़े ध्यान से इसमें आप लिखना कि कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा राष्ट्र, कोई भी ऐसा राष्ट्र जो, कोई भी ऐसा राष्ट्र जो आंतरिक मुद्दों पर फैसला ले पाए, आंतरिक मुद्दों पर फैसला ले पाए, फैसला ले पाए, फैसला ले पाए, परंतु ले पाए, परंतु कोई भी ऐसा राष्ट्र हो जो अपने आंतरिक मुद्दों पर तो फैसला ले पाए, परंतु बाह्य मामलों पर फैसला ना ले, परंतु बाह्य मामले, बाह्य मामले, अच्छा मैं सॉवरन लिख पा रहा हूं, सॉरी सॉरी। ठीक है, दोनों पे ही फैसला ले पाए, मुद्दों पर फैसला ले तथा बाह्य मुद्दों पर भी फैसला ले पाए, तथा बाह्य मुद्दों पर भी फैसला ले पाए, पर भी फैसला ले पाए, पर भी फैसला ले पाए, फैसला ले पाए, फैसला ले पाए। तो इस चीज को आप समझिएगा कि कोई भी ऐसा राष्ट्र, एनी नेशन, कोई भी ऐसा राष्ट्र, एनी नेशन दैट कैन टेक डिसीजन, that can take decision on internal and external matters, then internal and external matters, ठीक है, अफेयर्स, जो दोनों प्रकार के मामलों पर अपने डिसीजन ले पाता है, वो सॉवरन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है बच्चे? सॉवरन कहलाता है। डोमिनियन होता है, हाँ मैं डोमिनियन बता रहा था गलती से, जो इंटरनल मैटर्स पे डिसीजन ले पाए, बाहरी पर ना ले पाए, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनियन, बट ये सॉवरन होता है। ठीक है, दैट इज परफेक्ट, वेरी गुड। आगे आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक, और एक आपको देखने को मिलता है रिपब्लिक। एक आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक, और एक आपको देखने को मिलता है रिपब्लिक। एक आपको टर्म देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक बोलते हैं जिसको, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। अब लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक कैसे काम करता है? मतलब देखो, जो ऐसे राष्ट्र होते हैं जिसके अंदर जो भी हमारा नेता होगा उसको जनता के द्वारा चुना जाए। ठीक है, चलिए, जनता के द्वारा चुना जाए, नेता जनता द्वारा चुना जाए, जनता द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुना जाता है, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुना जाए, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुना जाए, चुना जाए। ठीक है, तो वो चीज आपको यहां देखने को मिलती है। लीडर इज अपॉइंटेड बाय, लीडर अपॉइंटेड बाय पीपल्स in free and fair manner, in free and fair manner, fair manner, in free and fair manner,
अगर कोई भी ऐसा नेता जनता के द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुना जाए तो वह आपको यहां देखने को मिल जाएगा, डेमोक्रेटिक आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, परफेक्ट। आगे बढ़िए। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। गणतंत्र अथवा रिपब्लिक क्या होता है? ऐसा देश जहां शासन वंशानुगत ना हो, ऐसा देश जहां शासन वंशानुगत ना हो, ऐसा देश जहां शासन वंशानुगत ना हो, जहां शासन वंशानुगत ना हो, जहां शासन वंशानुगत न हो, जहां शासन वंशानुगत ना हो, where rule is not hereditary, where rule is not hereditary, ठीक है, चलिए। when rule is not hereditary, where rule is not hereditary, rule is not hereditary, हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि राजा का बेटा ही राजा बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? रिपब्लिक आपकी कहलाती है। अब रिपब्लिक की अवधारणा हमने हालांकि फ्रांस से ली है, वी टुक दिस फ्रॉम फ्रांस, वी टुक इट फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम फ्रांस। हमने इसको कहां से लिया? हमने इसको फ्रांस से लिया है। यह एक फ्रांस का प्रावधान है। कहां का प्रावधान है? फ्रांस का प्रावधान है ये, फ्रांस का प्रावधान आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है अभी भाई, नोट किया आपने? अब हम बात करते हैं क्या हमारी प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ, तो उसकी चर्चा हम अगले पेज पर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हाँ जी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, हाँ जी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरू, आरू क्या है? आरू ही है ना? ए आरू, हाँ बताइए आरू। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दर्श, डन डन, दैट इज परफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में हमारा संशोधन कब कब हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट संशोधन कब कब हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए भैया, इसी को हम एक बार रिबाउंड कर लेते हैं, इसी को हम एक बार रिबाउंड कर लेते हैं। अच्छा ये समझना, ठीक है, कि संशोधन कब कब हुआ है, कैसे कैसे संशोधन हुआ है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, तो प्रस्तावना में संशोधन एक पॉइंट आप बना लेंगे, प्रस्तावना में एक संशोधन आप एक बार बना लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना में संशोधन, संशोधन आप एक बार बना लेंगे। अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। जैसे जो अभी मैंने डिस्कशन किया था माइक ऑफ करके, वो हुआ था आपकी बुक के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं आपकी बुक रिलीज कर रहा हूँ ना, कुछ पॉलिटी की, स्टैटिक जीके की, हिस्ट्री की एंड कंप्लीट जीएस की, तो उसी में डिस्कशन चल रहा था। तो जो हमारे, हाँ, जो कंटेंट हेड है वो कह रहे थे कि सर उसके ऊपर फोटो किसका चिपकवा दूं, तो मैंने कि उस पर चीता, ये कह रहा था कि सर उस पर चीता लिखवा दूं क्या, मैंने कि नहीं यार, चीता तो बच्चे ही हैं तो चीता तो मत लिखवाओ। तो यही बात चल रही थी, सिर्फ पथ निरपेक्ष तो बता दो अनुज, यहाँ पे वो बताया जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको देखने को मिलता है कि क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ, केवल एक बार हुआ है, एक बार ही हुआ है, एक बार हुआ है, केवल एक बार हुआ है, मात्र एक बार हुआ है, मात्र एक बार हुआ है, एक बार हुआ है, मात्र एक बार हुआ है, ओनली अ सिंगल टाइम, ओनली अ सिंगल टाइम, ओनली अ सिंगल टाइम, ओनली अ सिंगल टाइम, ठीक है, मात्र एक बार आपको देखने को मिलता है। वो भी कब? सर 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ है? 42nd संशोधन 1976, 42nd संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। संशोधन क्या हुआ था ये आपसे पूछा जाएगा।
तो आप बताएंगे सर जी जो 42वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, जो कि 1976 में आपको देखने को मिला था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए, 3 शब्द प्रस्तावना में जुड़े, 3 शब्द जुड़े, ठीक है, 3 words एडेड, 3 words एडेड। और ये 3 शब्द आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? 3 शब्द प्रस्तावना में जुड़े और ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द आपको देखने को मिलता है पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष। एक शब्द तो आपको देखने को मिल जाएगा पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो 3 टर्म आपके कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। बताइए सर 3 टर्म आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो आपको एक टर्म देखने को मिलता है समाजवादी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसका मतलब क्या होगा? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आपका शब्द जोड़ा गया था, सोशलिस्ट। एक शब्द आपका जोड़ा जाता है, कौन सा भला? सर नेक्स्ट टर्म आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष जिसका मतलब होता है सेक्युलर, सेक्युलर। एक आपको टर्म देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है अखंडता, अखंडता, जिसका मतलब क्या होता है अखंडता का? सर अखंडता का जो बेसिक मतलब आप देखेंगे उसका मतलब क्या होता है दरअसल? इंटीग्रल, इंटीग्रल। तो ये बेसिकली आपके टर्म्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, संशोधन का मतलब होता है किसी चीज में चेंज होना, चेंज होना, किसी चीज में परिवर्तन करना संशोधन कहलाता है, ठीक है। चलो, सोशलिस्ट का मतलब होता है ऐसा शासन या ऐसा प्रशासन, ऐसा शासन या ऐसा प्रशासन जो समाज के हित में हो, रूल या एडमिनिस्ट्रेशन इन, ऐसा प्रशासन जो समाज के हित में हो, ऐसा प्रशासन जो समाज के हित में हो, जो समाज के हित में हो, हित में हो, ऐसा प्रशासन जो समाज के हित में हो। अमेंडमेंट इन, अमेंडमेंट फॉर, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट फॉर बेटरमेंट या वेलफेयर, अमेंडमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ नेशन, अमेंडमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज के हित में जो भी प्रशासन होता है उसको हम समाजवादी बोला करते हैं, ठीक है। पथ निरपेक्ष या सेक्युलर किसको बोला जाएगा? पथ निरपेक्ष या सेक्युलर किसको बोला जाएगा? वो होगा जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जिस देश का अपना कोई धर्म, जाति, वर्ग या कोई भी ग्रुप ना हो, जिस देश का अपना कोई स्पष्ट समूह ना हो, जिस देश का पृथक समूह ना हो, समूह न हो, जैसे पृथक समूह ना हो, जैसे धर्म, जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि, धर्म, जाति, लिंग, वर्ग आदि, लिंग या वर्ग आदि, आदि। कंट्री हैव नो स्पेसिफिक रिलीजन, country have no specific religion, caste and group, religion, caste and group, रिलीजन, कास्ट एंड ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है जी हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर जो तीसरा टर्म आपको देखने को मिलता है इंटीग्रल, जिसके और टुकड़े ना हो सके, जिसके और टुकड़े ना हो, जिसके और टुकड़े ना हो, which cannot be divided into pieces, which can't be divided into pieces, divided into pieces, which can't be divided into pieces, जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता वह इंटीग्रल कहलाएगा। अब एक बच्चा है जिसका नाम है सहबाज, सहबाज कह रहे हैं कि सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी,
बच्चों आप ही के लिए इंग्लिश लिखी हुई है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और सिजू का भी क्लास में आई हुई है। सर पूछ रही है कि सर क्या इससे एसएससी की पॉलिटी क्लियर हो जाती है? नहीं बाबू, एसएससी में तो यहाँ की पॉलिटी थोड़ी आती है। एसएससी में, एसएससी में पॉलिटी आती है अमेरिका की, बेलारूस की, अफगानिस्तान की। ठीक है, वहां की पॉलिटी अगर आप पढ़ेंगे तो आप इंडियन पॉलिटी फॉर एसएससी पढ़ पाएंगे। ये होता है, प्रोसेस है पूरा। मैं आपको पॉलिटी पानी में बैठ के पढ़नी होती है, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं पढ़ सकते खुले वातावरण में, क्योंकि एस एस सी का मतलब है सी। अब सी के नीचे आपको बैठ के पॉलिटी पढ़नी होगी, वो तभी आप उसको समझ पाएंगे। और अगर आप सी के नीचे बैठ के नहीं पढ़ते तो एसएससी की पॉलिटी कैसे पढ़ पाएंगे फिर आप? ये दिक्कत है बाबू, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बाकी बात, बाकी जो छात्र हैं वो मेरी बात समझेंगे जो मैंने यहाँ पे बताई कि सर धर्मनिरपेक्ष भी क्या समान शब्द है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष समान नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। कैसे हैं अलग अलग? अलग अलग ऐसे होंगे कि भैया जी, पंथ निरपेक्ष के अंदर धर्म निरपेक्ष भी आता है, कई सारे अलग अलग जो हिस्से हैं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस डेफिनेशन को यहीं पे रोक देता, जिस देश का प्रत्येक समूह ना हो जैसे धर्म, तो बात खत्म हो जाती, तो यह आपका रिलीजियस सेक्युलर बन जाता। यह आपका क्या बन जाता? रिलीजियस सेक्युलर बन जाता। बट इसमें बात क्या बताई गई है कि ना धर्म जाति लिंग ना होना चाहिए, तो वो होगा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, याद रखना। क्या भारत देश रिलीजियस सेक्युलर है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भारत देश सेक्युलर है, खाली ये लिखा है। ठीक है जी हाँ, तो ये आपका पूरा होता है यहाँ पर। और अगर आपका कोई डाउट है पूछिए, इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बच्चे, आप एसएससी के लिए पॉलिटी यहाँ से पढ़ सकते हो, आपके लिए चीज़ बेहतर रहेगी। ठीक है भाई सिजू का। चीजों का जब मैं शुरुआत में क्लास लेता हूँ ना बच्चे, मैं तभी शुरुआत में ही बता देता हूँ कि आप पॉलिटी कहाँ कहाँ के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में से कहीं भी जुड़ेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी ना। तो उस बात को थोड़ा उसी प्रकार से आप समझा करिए कि आपके लिए क्या बेटर है। क्या आप क्या करते हैं, मतलब खाना खाने का प्रक्रिया कैसे करते हैं? पहले सब्जी पी लेते हैं, फिर ऊपर से फिर क्या करते हैं कि सब्जी तो पी लें, ऊपर से फिर रोटी तोड़ के खाते रहो। ठीक है, 10 मिनट बाद रायता पी लेते हैं, ऐसा करते हैं आप? नहीं, एक तरीका होता है। हाँ, ऐसे ही पॉलिटी पढ़ने का एक तरीका होता है, आप शुरुआत से करिए। ठीक है जी हाँ। क्या हुआ भाई साहिल राज? किसकी कंप्लेंट करनी है आपको, बताओ। बुक कब तक आएगा? बुक विद इन अ वीक आ जाएगा। सर पाकिस्तान पे हमला कब होगा? ये खाली इंडियन मीडिया बता सकती है। जो बच्चा कह रहा था, क्या बात है बताइए साहिल, फटाफट लिखो क्या है आपका डाउट। और बाकी बच्चे इसको नोट कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। बुक्स का, हाँ, अरे भाई किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके, ऑफलाइन में हर जगह मिल जाएगी। ठीक है चलिए। थैंक यू अवंतिका। अरे भाई एक लड़का किसी की शिकायत करने आया, देखें हम क्या ही बोलना चाहता है, आपको भी बताएंगे, निश्चिंत रहिए। पीडीएफ डेली दिया करिए भाई, पीडीएफ यहाँ से डेली सेव हो जाती है। सर मेरी एक कंप्लेन है। अरे बोलो ना भाई बोलो। देखो फिर भागवत सिंह भी सेम बात पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आपको ही मिलेगी यार, इजी ऑन इट। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि भारत का जो है, भारत का धर्म हिंदू है, नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते भारत के अंदर जो जाति है वो जाट है, या भारत के अंदर जो जाति है वो राजपूत है, या भारत के अंदर जो जाति है वो ब्राह्मण है। हम नहीं कह सकते, सब है भारत के अंदर। स्पेसिफिक ना होना, सभी धर्मों का सम्मान करना। अगर हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? हम रिलीजियसली लेनियंट हैं, हम धार्मिक सहिष्णु हैं। लेकिन सेक्युलर धर्म निरपेक्ष का मतलब है जिसमें हमारा कोई धर्म ना हो। ठीक है, याद रखना। ठीक है चलो, बहुत बेहतर। तो ये आपका ऐसे क्लियर हो जाता है। अब कल के लिए आपका टॉपिक एक ही बचेगा कि प्रस्तावना को लेकर किसने क्या कहा, कि प्रस्तावना को भारत की आत्मा किसने कहा, भारत के संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा। तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है चलिए। चलिए बहुत बेहतरीन, बढ़िया रहा। ठीक है हाँ। शाजिया बातौल, शाजिया बातौल आपके लिए ही इंग्लिश यूज की जा रही है, कृपया करके थोड़ा फोकस्ड उस पर रहा कीजिए। सर आप ग्रेजुएशन में खुद से लिखे थे? अरे बच्चे मैं बिल्कुल खुद से लिखा था। ठीक है, एंड आई एम वन ऑफ द टॉपर्स। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा आप सभी के बीच में आगे, चीज़ों को बढ़िया तरीके से रखिए, चीज़ें आपके लिए और अच्छी हों।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।